वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे क्योंकि आपके एग्जाम बीएससी के कंप्लीट हो चुके हैं। और कैसे? बहुत अच्छे कंप्लीट हुए हैं। जहां तक मैंने रिव्यू लिया है बच्चों से, तो मुझे बच्चों ने बताया कि एग्जाम बहुत अच्छे हुए हैं। तो मेरी वही लाइन, इश्क में जीत के आने के लिए अकेला ही काफी हूं। इश्क में जीत के आने के लिए अकेला ही काफी हूं। मेरी हर हकीकत को ख्वाब समझने वालों, तुम्हारी नींद उड़ाने के लिए अकेला ही काफी हूं। तो हमेशा मेरी ये लाइन मैं तुम्हें क्लास में भी बोलता था, रहना अकेले ही है। बट अब तुम्हारी एग्जाम हो गई है, अब तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क आ गया दिमाग में कि करें तो क्या करें भैया, करें तो अबे क्या करें। ये दिमाग का जो क्वेश्चन है, ये सबसे बड़ी बात है आपकी। आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बस आपकी 5 मिनट के बाद मैं एक टॉपिक पे आ जाऊंगा। मुद्दे की बात करते हैं। सबसे पहले मुद्दे की बात करते हैं। देखो आप, मैं पीछे थोड़ा सा आपको आपकी इस जो आपकी इमेजिनरी लाइफ चल रही है, जो आपके इमेजिनरी लाइफ समझ रहे हो, सूडो बल आपके आसपास जो काम कर रहे हैं फिलहाल, इन सूडो लाइफ की पीछे लेके जाता हूं। जब वो सूडो फोर्स का आप पे काम नहीं कर रहे थे, कब? वो दुनिया जिस दुनिया से आप सिर्फ निकले ही थे, 12th वाली ग्रेजुएशन, 12th जैसे ही आपने पास की थी, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया था कि अब मुझे यदि ग्रेजुएशन करनी है तो ग्रेजुएशन एक अच्छे इंस्टीट्यूट से करनी है, एक अच्छी कॉलेज से करनी है, एक अच्छी यूनिवर्सिटी से करनी है। वो दिमाग में आपके तब आया होगा। और वो दिमाग में आया तब आपने अपने रिलेटिव, कजन, या किसी के कहने से, या किसी के बोलने से, या किसी के ऐड से, या किसी के जो आप जिससे मिलते हो, या किसी आपका रिलेटिव पहले से पढ़ रहा है, उसके कहने से आपने एडमिशन ले लिया हो। पहले से आपने एडमिशन ले लिया हो। वो हो सकता है आपने किसी अच्छी कॉलेज में एडमिशन लिया हो सकता है किसी अच्छी कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया हो। पर ये गलती दोबारा दोहरानी नहीं है आपको। क्यों? क्योंकि आपको एक भीड़ में शामिल होना है या भीड़ से अलग होना है, यह आपको डिसाइड करना है। और यही मुद्दे की बात है। जब आप 12th से यूजी में जा रहे थे, तब भी एक क्वेश्चन आया था आपके दिमाग में कि हमें कौन से इंस्टीट्यूट या कौन सी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहिए। सेम एक क्वेश्चन और बन रहा है यहां पे कि अब यूजी से हम पीजी करें ना, यूजी से जब हम पीजी करेंगे तो यूजी से हम पीजी में जाने के लिए अब एक अच्छा इंस्टीट्यूट, एक अच्छा यूनिवर्सिटी हम डिसाइड कर सके। कुछ बच्चों ने किया होगा कि हमने आईआईटी जैम की प्रिपरेशन की थी, हमारा नहीं हुआ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात अभी भी नहीं है कि आप पीछे बहुत कुछ खो चुके हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अभी भी आपके पास मौका है। अभी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की एग्जाम्स बची हुई है, बहुत सारी एग्जाम्स आपके सामने हैं जिनसे आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हो। देखो, टैग ही होता है। एक आप अच्छी कॉलेज, एक अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ के बाहर निकलते हो तो वहां की जो सोसाइटी है, वहां के जो लोग हैं, उनकी जो थिंकिंग है, वो सारी आपके अंदर क्या करती है? मैनेज करती है। और यही सबसे बड़ी बात है आपकी। क्यों? क्योंकि अपन एक भीड़ वाली कॉलेज से निकल के आते हैं तो अपन वैसा ही थिंकिंग रखेंगे। और अपन एक अच्छी इंस्टीट्यूट, एक अच्छे यूनिवर्सिटी से जब निकलते हैं तो अपन एक अच्छी थिंकिंग लेके आते हैं। और वही थिंकिंग अपन क्या डालते हैं? अपने इस इन्वायरमेंट में डालते हैं। आप कहीं जाओगे तब भी आप वैसी ही थिंकिंग दोगे जैसे आप लेके आए हो। तो वहां से आगे आपका जो ग्रोथ होता है वो स्टार्ट होता है। देखो, पीजी डिग्री के लिए कर ली, कोई दिक्कत, यूजी डिग्री के लिए कर ली। बहुत से लोगों ने कहा था इस कॉलेज में चला जा, तुझे एग्जाम देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे क्यों टेंशन पड़ा? डिग्री तो है। डिग्री लेने के बाद पता चल रहा है यार डिग्री तो ले ली, डिग्री कोई काम ही नहीं आ रही। कहां काम आ रही? एग्जाम तो दे ही रहे, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो पहले भी दे रहे थे। यदि किसी बच्चे का यह है कि मुझे पीजी करनी है तो यह गलती दोबारा नहीं दोहराए। देख लेना आप, यदि किसी अदर कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो आप जिसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं तो आप फीस भले ही भर दो, पर वैसा इन्वायरमेंट आप नहीं एक्वायर कर पाओगे जैसा आपको चाहिए। वो कहां मिलेगा आपको? वहां एक अच्छी जो इंस्टीट्यूट है या अच्छा रिसर्च इंस्टीट्यूट है या फिर आपका जो अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इनमें आपको मिलेगा। वहां के टीचर आपको गाइड करते हैं, आपको खुद को मेहनत करना पड़ता है।
और इंसान जब खुद मेहनत करता है ना तभी मजा आता है काम करने का। क्यों? यहां पे आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लो, फिर कोचिंग घूम के आ जाओ, तो बात तो मुद्दे की वही है, आप अपंग बनते जा रहे थे फिर अपंग बनते चले जाओगे। और डिफरेंस क्या है? देखो मैं नहीं कह रहा आपको, खुद आपके सामने आप जितने भी बहुत सारे बच्चों को जानते होंगे जो राजस्थान यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट से पढ़े हुए, बहुत सारे बच्चे हैं जो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए, बहुत सारे बच्चे जो IIT से पढ़े हुए। एक बार उनका जो डाटा है 2-3 साल का उठा के देखना, उनके हर एग्जाम्स में रिजल्ट मिलेंगे, जबकि अदर कॉलेज वाला बच्चा भी MSc कर रहा था, वो बच्चा भी MSc कर रहा था। दोनों तराजू में क्या डिफरेंस हुआ कि उसके रिजल्ट होते हुए चले गए, उनके रिजल्ट होते हुए चले गए और आपके रिजल्ट में कुछ कमी आ गई। क्या डिफरेंस? आपने इस चीज को नोटिस किया क्या? उसके जो रिजल्ट थे वो आराम से होते चले गए और आपके रिजल्ट में थोड़ी कठिनाइयां महसूस हो रही थी। उसका सिर्फ यही कारण था क्योंकि उसे गाइड किया गया था जो पढ़ने के लिए, और उसने खुद ने पढ़ा, और आपने क्या किया? आपको पढ़ाया गया और आपने उसको रटाफिकेशन वाली मेथड के अंदर इंक्लूड कर लिया। बस एक ये स्लाइड सा डिफरेंस था। तो यही बच्चे, मैं BSc वालों को सारों को बोलना चाहूंगा कि ये चीज गलती ना करें। 12th के बाद जब आप UG गए थे, हो सकता है आपने अच्छी कॉलेज में एडमिशन ले लिया हो, ना भी लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर एक बार गलती होने के बाद दोबारा गलती अपने को नहीं करनी। अब अपन क्या करेंगे? अपन अब इस दूसरे वाली स्टेज पे, ठीक है ना, कैंसर की 2-3 स्टेज होती है, एक स्टेज पार हो गई कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चला देते हैं काम, ठीक है, अपन उसको रिकवर कर सकते हैं। पर यदि 2-3 स्टेज चली जाएंगी ना, उसके बाद अब यदि डॉक्टर है ना, वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो ना? पतंग कट गई मतलब कट गई, जब तक हाथ में है आप उस पतंग को क्या कर सकते हो? आराम से कंट्रोल कर सकते हो। तो अभी आपके हाथ में पतंग है, इसको आराम से कंट्रोल कर सकते हो आप, किधर लेके जाना, किधर मूवमेंट कराना है, वो आपके सब आपके हाथ में। तो ये दूसरी वाली स्टेज, UG से PG, किसी भी कॉलेज में जब आप एडमिशन लो उससे पहले आपके पास एक मौका तो इंसान को देना ही चाहिए यार, करो या मरो वालो, एक इंसान। तो एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा 2 मिनट की, स्लाइडली 2 मिनट की, उसके बाद आपको मैं मुद्दे की बात पे आ जाऊंगा, और कम से कम 1-2 मिनट का वीडियो देख भी लिया करो, ठीक है? ऐसे शॉर्ट वीडियो देखते रहते हो ना, उन वीडियो की तरह इसको भी 1 मिनट 2 मिनट देखोगे तो कम से कम कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। आप एक शॉर्ट सी कहानी सुनाता हूं। एक मूर्तिकार था, उसने एक पत्थर उठाया, एक मूर्तिकार था, उसने एक पत्थर उठाया, ठीक है, और पत्थर उठाने के बाद उसकी मूर्त में ढालने की कोशिश कर रहा था। जब उसके छीनी और हथौड़ों से उस पे भार डाला गया तो हुआ क्या? वो पत्थर टूट गया, और जहां वो मूर्त बन रही थी, जिस मंदिर के अंदर वो मूर्त बन रही थी, उस पत्थर को वहीं पटक दिया गया, और दूसरा पत्थर उठाया गया, उसको क्या किया गया? मूर्त में ढाला गया, और वो छीनी और हथौड़ों की ताकत सहन कर ली उसने, और सहन करने के बाद उसकी मूर्त बनी, और मूर्त बनने के बाद हजारों लोग उसमें मत्था टेकने लग गए, और जिस पत्थर ने वो छीनी और हथौड़ों की बाहर नहीं सहा, वही पत्थर मंदिर के बाहर नारियल तोड़ने के लिए काम में आता है। तो दोनों में डिफरेंस करना है, नारियल तोड़वाना है या मूर्त के आगे मत्थे टिकवाने हैं, दोनों आप पे डिपेंड करते हैं। अभी आप पत्थरों छीनी हथौड़ों की मार सह लोगे तो आपके आगे हजारों लोग मत्था टेकेंगे, नहीं वही हालत जो आप देख पा रहे हो। आप खुद भी इस चीज को एनालिसिस कर सकते हो। एक छोटी सी चीज थी। तो अभी आपके पास मौका है, यदि आप किसी भी बच्चे के दिमाग में ये चल रहा है कि मुझे MSc करना है, और ये जरूरी नहीं है कि फिजिक्स से करना है, केमिस्ट्री कर सकते, मैथ से करना है, जिसका इंटरेस्ट है उसी के अंदर आप MSc कीजिए। ये नहीं है कि किसी भी के बहकावे से आना, नहीं, बहकावा नहीं, अपनी स्ट्रेंथ का पता कीजिए, अपनी जो स्ट्रेंथ है अपने अंदर कि हम मैं इसको कर सकता हूं, उस स्ट्रेंथ को पता करने के बाद अपने डिसाइड करेंगे, ठीक है? तो आज मुद्दे की बात पे चलते हैं। सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो सबसे पहला जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसी पे बात करेंगे। सबसे पहला कि सर हम MSc तो कर रहे हैं, हमें करनी है MSc, पर आप ये बताओ कि जो अब एग्जाम लगेंगी JNU, DU, BHU, JNU और CU, ठीक है, JNU, BHU, CU, DU और RU, मेन मुद्दे का जो बात है आज वो करेंगे अपन RU की, और इन अदर यूनिवर्सिटी की भी एग्जाम्स की बात अपन करेंगे, ठीक? तो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहला फ्रंट, आपका जो प्रश्नवाचक का चिन्ह है उसको खत्म करते हैं कि सर हम MSc तो करनी है, पर हमें यह नहीं पता कि जो MSc होती है वो आपका किस तो पैटर्न से होती है, उसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं, उसमें क्या क्या पूछे जाते हैं। तो सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, आप टेंशन ना, एक पूरा फोकस रखें। आज इस वीडियो से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि वास्तविकता में आप जब MSc कर रहे हो तो आपको ये चीज पता है कि इसमें ये होने वाला है।
जैसे आपको पता नहीं क्या, शुरू में अपन किसी काम से कहीं भी जाते हैं, मान लो आप कहीं रहने वाले हो, जैसे नागौर रहने वाले हो आप, और नागौर से जयपुर आना है, यदि आपको यही नहीं पता कि नागौर से जयपुर के लिए कौन सी बस आती है और कौन से रास्ते से आती है और कितना किराया है, तो आप कैसे पहुंचोगे? आप कंफ्यूज रहोगे उस चीज में कि जा तो रहे हो पर डर सा महसूस होगा आपको कि यार मैं इस बस में बैठूं, पता नहीं ये कहां पहुंचेगी। पर यदि आपको पता है कि यहां से 9:15 पे बस निकलेगी और इसका 225 रुपए किराया है और ये 1 बजे अपने को जयपुर पहुंचा देगी, तो अपने अंदर अलग ही कॉन्फिडेंस रहता है कि वास्तविकता में अपन जयपुर 1:15 नहीं तो कम से कम 2:15 पे तो पहुंच ही जाएंगे। यदि ये नहीं पता है तो अपन क्या करेंगे, अपन अपने अंदर ही लगे रहेंगे, यार पता नहीं जयपुर कब पहुंचेंगे। तो सबसे पहला अपना रूट मैप ये है कि अपने को पहले पता होना चाहिए कि अपने को करना क्या है वास्तविकता में। ठीक है, तो राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम लगता है वो किस नाम से लगता है? URA TPG के नाम से। और ये हर साल क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, एक बार ध्यान से सुनिएगा, जो ये URA TPG का एग्जाम लगता है, यहां पे आपको ईयर चेंज मिलेगी। ये इस साल 2022, लास्ट ईयर भी लगा था, लास्ट ईयर की भी बात करूंगा किस पैटर्न से लगा था लास्ट ईयर। ठीक, बट अभी बात करते हैं इसके अंदर फिजिक्स से कर रहे हो तो आपके सिलेबस में BSc पार्ट फर्स्ट के अंदर जो पूरा सिलेबस है फिजिक्स का वो पूरा आएगा, BSc पार्ट सेकंड का पूरा सिलेबस, BSc पार्ट थर्ड का पूरा सिलेबस। पूरा सिलेबस का मतलब पूरा भाई, ऐसे नहीं है कि आपने 5 साल के पेपर पढ़े थे और उसमें से आपके डेढ़ क्वेश्चन कर लिया आपने, या फिर 1 क्वेश्चन कर लिया 1 यूनिट का, ऐसे नहीं चलेगा। यूनिट का कंप्लीट पार्ट करना पड़ेगा। इसमें वो नहीं है कि आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ऑप्शन नहीं, इसमें आपको पूरे ही करके आने, इसमें आपको ऑप्शन ही नहीं, आपको सारा जी जान लगानी पड़ेगी पूरे सिलेबस में, तब जाके आप पूरा क्वेश्चन को क्या कर पाओगे, पिक कर पाओगे। तो BSc पार्ट फर्स्ट, BSc पार्ट सेकंड और BSc पार्ट थर्ड, तीनों में जो फिजिक्स की बुक चलती थी, उन जितनी भी बुक चलती है, कितनी, 9 बुक, और 9 बुक में से आपके क्या आएगा, पूरा पेपर बन के आएगा। अब सर पेपर बन के आएगा तो कितने नंबर का पेपर आएगा? बेटा 100 नंबर का पेपर आएगा पूरा। कितने नंबर का आएगा? 100 नंबर का। कितने क्वेश्चन आएंगे सर? दूसरा जवाब, 100 क्वेश्चन आएंगे बेटा। ठीक है, 100 ही क्वेश्चन, 100 ही नंबर, और टाइम ड्यूरेशन सर 2 घंटे। कितने घंटे? 2 घंटे का आपका समय होगा। तो एक बार शॉर्टली रिवाइज करवा देता हूं, 100 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात, इस पे आप फोकस कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ नेगेटिव मार्किंग। इसमें जो आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है वो नहीं होगी। बट इसका मतलब यह भी नहीं है कि सुबह लिया जय माता जी, जय श्री कृष्णा, जय राम, 2 नारियल फोड़ के चले गए और टिक कर दिया और सिलेक्शन हो गया। नहीं, ऊपर वाला देखता है कि इसने कितना कर्म किया है। ठीक है, टिक भी वो कहां तक करवाता है? सही 30-40 तक, ऊपर नहीं जा पाओगे। 30-40 से ऊपर टिक कौन करवाएगा? वो करवाएंगे आपकी जो मेहनत की हुई हो। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें सारे बच्चे। सर अब 100 नंबर का पेपर तो होगा, सिलेक्शन कैसे लेंगे, मेरिट कैसे बनेगी? आइए जरा टोटल मेरिट की बात करते हैं। पेपर जो होगा उसका 70% मार्क्स निकालेंगे अपन। 100 नंबर आ गए मान लो आपकी, तो आपके टोटल मेरिट में कितने नंबर जुड़ेंगे? केवल और केवल 70। क्लियर? तो सर ये 30 कहां से लाएंगे? 30 बेटा आपके जो BSc के एग्रीगेट परसेंटेज है उनसे उठाएंगे वो 30%। जितने परसेंट है उनका 30% निकालेंगे और वो इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तब जाके टोटल मेरिट बनेगी आपकी। क्या बनेगी? तब जाके आपकी टोटल मेरिट बनेगी। ध्यान से देखना भाई सारे, जब जाके आपकी टोटल मेरिट बनेगी। तो एक बात क्लियर कर लें आप सारे बच्चे, क्या कि जो आपकी मेरिट बनेगी वो 70% पेपर से बनेगी और 30% आपके BSc के एग्रीगेट परसेंट से बनेगी। समझ गए होंगे? आपके पेपर में जितने भी नंबर आएंगे, 70 आया तो उसका 70% निकलेगा, 80 आया तो उसका 70% निकलेगा, 90 आया तो भी उसका 70% निकलेगा, 60 आया तो भी उसका 70% निकलेगा, और BSc के 30%, दोनों को इंक्लूड करके एक मेरिट तैयार की जाएगी। क्लियर है? राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, सारा पेपर कितने घंटे का होता है, कितने मार्क्स का होता है, कितनी नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, ये रोड मैप है, ये आपको सबसे पहले मिल चुका है। अब आपको डरने की जरूरत नहीं कि इसमें होता क्या है। होता तो आपको पता है कि सर ये ऐसे ऐसे पैटर्न होता है, ये एग्जाम्स, ये सिलेबस होता है, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इतने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ऐसे मेरिट बनती है। ये पहला आपका
जो प्रश्नवाचक चिन्ह था उसका आंसर है। दिमाग में बैठा लो भैया, ठीक है। और है ना ये शटर है ना एक साइड वाला, ये बीएससी में क्या कर रखे थे, ये कान के जो दोनों शटर है ना इन दोनों को खुला रखते थे। अब एक को बंद करो, एक में से आने दो, रोको अब चीजों को। पहले तो ठीक था, निकल जाती थी कोई दिक्कत नहीं, अब रोको इनको। तो पहला ये प्रश्नवाचक चिन्ह का जो आपका था आंसर था। सेकंड मुद्दे की बात पे देखो, ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे। सिलेबस, सिलेबस आपको वैसे भी मैंने बता दिया कि बीएससी पार्ट फर्स्ट, बीएससी पार्ट सेकंड और बीएससी पार्ट थर्ड तीनों में जो पेपर चलते हैं फिजिक्स के उनमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बट फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं, देखिए ध्यान से। मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी बीएससी पार्ट फर्स्ट में पढ़ते थे आप मैकेनिक्स, इसके साथ में अटैच में पढ़ते थे आप वेव एंड ऑसिलेशन, वेव एंड ऑसिलेशन। पर यहां पे क्या करेंगे अपन, दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे। क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे, दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे, वेव एंड ऑसिलेशन को। तो ये बीएससी पार्ट फर्स्ट में एक बुक चलती है, मैंने इनको दोनों को अलग अलग कर दिया, एक है मैकेनिक्स और दूसरा है वेव एंड ऑसिलेशन। क्लियर। तीसरा पार्ट पढ़ाएंगे अपन ऑप्टिक्स, जो भी आपने बीएससी पार्ट फर्स्ट में पढ़ा है पूरा पढ़ना है भैया यहां पे। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी विद्युत चुंबकी प्रकाशिकी, ये जो पार्ट है ये पूरा किसका है भैया, ये पार्ट है पूरा बीएससी फर्स्ट ईयर का। किसका पार्ट है, फर्स्ट ईयर का, बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर का है पूरा पोर्शन। आप पढ़ के भी आ चुके हो, पर ऐसा नहीं है कि सर अब हम कैसे पढ़ेंगे, आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। जब आप बस में किराया देके बैठ जाते हो ना, तब किसकी जिम्मेदारी हो जाती है, उस बस वाले की जिम्मेदारी वाली हो जाती है कि उसको आपको डेस्टिनेशन पॉइंट तक आपको पहुंचाना ही पड़ेगा। तो आपको इतनी टेंशन नहीं लेनी, टेंशन मुझे लेनी है। मैं जितना कहता हूं बस आपको उतना ही करना है, आप टेंशन ना ले। इस सिलेबस से बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक। उसके बाद अपन आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद आपकी थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, और उसके बाद है मैथमेटिकल फिजिक्स। ये किसका पोर्शन है, तीनों आप पढ़ के आए हो, बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर का पोर्शन है। किसका पोर्शन है, सेकेंड ईयर का पोर्शन, ये आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। उसके बाद मुद्दे की बात, ये सर अरे सर इनसे तो अभी अभी अपन क्या है वाकिफ होकर आए हैं, इन्हीं के तो पेपर दिए हैं, क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, क्वांटम भौतिकी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक। और न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, ठीक है, कण भौतिकी एंड नाभिकीय भौतिकी, ठीक है, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ये तीनों किसके पोर्शन है बेटा, बीएससी पार्ट थर्ड ईयर की, जो आपको बहुत अच्छे से अभी आते, आप टच में हो भी। क्या होता है, एक रास्ते से अपन रेगुलर निकलते, उस रास्ते पे कितने ब्रेकर आते हैं आपको पता रहता है। एक रास्ते से आप एक साल पहले गुजरे थे, उसका पता नहीं है आपको कितने ब्रेकर आते हैं। तो इस रास्ते से आपने दो साल पहले, इस रास्ते से आपने कितने साल पहले, एक साल पहले, और इस रास्ते से अभी अभी गुजरे हो। ये रास्ता आपके लिए क्या है, कॉमन रास्ता है। ये रास्ता आपके दूर के गांव का रास्ता है और ये किसी दूसरे शहर का रास्ता है। पर इन तीनों को क्या बनाना है, एक ही रास्ता बनाना है, एक हाईवे बनाना है, जिसपे आपको पता रहे कि कहां खड्डा और कहां खड्डा नहीं है। तो ये सारा काम मैं खुद करूंगा, आप टेंशन लेने की कोई जरूरत है आपको नहीं है। सेकंड फेज पे, इसके बाद ये हिंदी मीडियम में जो सिलेबस है वो बच्चे देख सकते हैं। वैसे मैंने बोला भी है हिंदी मीडियम में कि आपको कौन कौन सी पेपर्स पढ़ने, मैकेनिक्स पढ़ना है यानी यांत्रिकी, दोलन तरंगे, इनको सेपरेट पढ़ेंगे दोनों को अलग अलग। सबसे पहले जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं ना, वो सबसे पहले मैं वेव एंड ऑसिलेशन स्टार्ट करने जा रहा हूं। वेव एंड ऑसिलेशन में ही आपको सबसे पहले मैं जो जितने भी डेमो क्लासेज है वो वेव एंड ऑसिलेशन की और थर्मोडायनेमिक्स की ही मिलेंगी, आप टेंशन ना ले, ठीक है। प्रकाशिकी, और ये तीनों पोर्शन किसके हैं, बीएससी पार्ट फर्स्ट के। वही बात अभी मैंने बताई, ये तीनों किसके हैं, बीएससी पार्ट सेकंड और ये बीएससी पार्ट थर्ड के। तो आपको टोटल सिलेबस यहां से कवर अप करना है, कहां से, बीएससी पार्ट फर्स्ट, बीएससी पार्ट सेकंड और बीएससी पार्ट थर्ड से आपको कवर करना है। तो ये तो सिलेबस हुआ। और बाकी किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको हो तो ये नंबर लिखे हुए सुंदर वाले अक्षरों वाले, कौन से हैं, अच्छे नंबर है याद करने में, 7611981111, ठीक है, 7611981111, तो आप याद आराम से रख सकते हो, ठीक है। ऐसे नंबर लिए गए, मजाक की बात है ये तो, बट हाँ नंबर आसानी से याद हो जाते हैं अपने, ठीक। दूसरे मुद्दे की बात, सर बैच कब स्टार्ट होगा और बैच में जो मिलेगा वो क्या क्या मिलेगा, ये भी तो एक मुद्दे की बात है। भाई आपने बता दिया कि सर हमें करना क्या है,
आपका सिलेबस क्या होगा, किस प्रकार का पैटर्न होगा। बट अब ये तो बताओ कि बैच कब स्टार्ट होगा। तो इस बैच के लिए मैं आपको बता दूं, ये बैच जो रहेगा ये बैच इंफॉर्मेशन है। सबसे बड़ी बात है ये ऑफलाइन बैच है और ऑनलाइन बैच है, दोनों मोड में बैच रहेगा। ये जो आपका ऑफलाइन है और ऑनलाइन दोनों मोड में ये बैच रहेगा। क्लियर कर देता हूं पहले ही, ऑफलाइन भी है ऑनलाइन भी है। दूसरी बात सर, ये जो बैच स्टार्ट होगा कितने तारीख को, 3 जून। कितने तारीख को होगा, 3 जून को बैच स्टार्ट होगा। किस टाइप से, ऑनलाइन बैच स्टार्ट होगा। आपको यूट्यूब पे डेमो क्लासेस मिलेंगी 3 तारीख से लेकर आपको 8 तारीख तक कॉन्टिन्यूस क्या मिलेंगे, आपको डेमो क्लासेस मिलेंगी। ठीक सर, रेगुलर क्लास कब से स्टार्ट होंगी, 8 जून से रेगुलर क्लास ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों मोड में चलेगी। दोनों मोड में चलेगी, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों मोड में। क्लियर। उसके बाद तीसरी बात, टाइमिंग क्या रहेगा सर, टाइमिंग जो रहेगा सुंदर बच्चों, आपका जो टाइमिंग है वो रहेगा सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक। सर क्या कंटिन्यू क्लास चलेगी, नहीं, उसमें आपको ब्रेक भी मिलेगा। कुछ लोग आपको बोल सकते हैं 1-1.5 घंटे क्लास, 1-1.5 घंटे क्लास में आर्यन एंट्रेंस का सिलेबस नहीं हो पाएगा। आप बीएससी कंप्लीट कर चुके हो, आपको ये पता है कि जब बीएससी में 6 महीने मिलते हैं तब भी 1.5 क्वेश्चन कराते हैं 1 यूनिट में, तब नहीं हो पाता, तो दोनों क्वेश्चन कैसे होंगे। तो आपको क्लास का ड्यूरेशन तो यही रहेगा 7 से 12 कंटिन्यू। अपन ऐसे नहीं है कि एक दिन 1.5 घंटे पढ़ाया और एक दिन अपन ने क्या कर दिया 10 घंटे क्लास लगा दी। नहीं, आदमी को जहर भी दो ना तो भी धीरे धीरे, पता नहीं चलना चाहिए। यदि आदमी को अमृत दो तो भी धीरे धीरे दो, पता नहीं चलना चाहिए। यदि दोनों ही चीज एक साथ दे दी ना, तो यदि अमृत दे दिया तो उसके घमंड आ जाएगा और जहर दे दिया तो मर जाएगा। दोनों ही चीज आपको गलत होगी। तो आप एकदम धीरे धीरे एक कॉन्टिन्यूस स्टेज में दीजिए, आप अचानक किसी चीज को मत दीजिए। ठीक है, तो वही आपकी सीक्वेंस रहेगी सुबह 7 से 12, बीच में ब्रेक होगा आपका, बाकी आपकी क्लासेस कंटिन्यू है। 2 क्लासेस होंगी, एक साथ 2 फैकल्टी आपको रन करेंगी सिलेबस को। ठीक है, आगे चलते हैं। सर बैच में स्टडी मटेरियल में क्या क्या मिलेगा, डीपीपी, ये आप चेक कर सकते हो। आप जब आप डेमो क्लासेस मिलेंगी आपको पहली क्लास के तुरंत बाद डीपीपी मिल जाएगी। डीपीपी का सॉल्यूशन भी मिलेगा, डीपीपी का सॉल्यूशन भी मिलेगा। क्लास नोट्स आपको क्लास के अंदर ही लिखवाए जाएंगे, क्लास नोट्स आपको क्लास के अंदर ही लिखवाए जाएंगे। दूसरी बात, प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हैं वो क्या करवाएंगे, हम सोल्व करवाएंगे। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं करवाऊंगा खुद। ठीक है, और दूसरी बात, सेपरेट बैच चलाएंगे हिंदी और इंग्लिश मीडियम की, सेपरेट बैच चलाएंगे भाई। इंग्लिश और हिंदी का सेपरेट बैच चलेगा, तो घबराने की जरूरत ही नहीं है कि सर हम तो इंग्लिश में नहीं समझ पा रहे हैं या इंग्लिश मीडियम वाले, नहीं भाई, हम तो सर अंग्रेज हैं पूरे ही, हम हिंदी में नहीं समझ पा रहे हैं, आप तो उसमें करवाओ। तो अपन क्या करेंगे, अपन सेपरेट बैच को रन करेंगे, चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो। दूसरी मुद्दे की बात क्या आएगी, टॉपिक वाइज टेस्ट। ये सबसे बड़ी बात है। टॉपिक वाइज टेस्ट कैसे होंगे सर, जैसे आपने एसएचएम पढ़ लिया, एसएचएम के ऊपर जितने भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं प्रैक्टिस के, वो सारे आपको मैं सोल्व करवाऊंगा। आप उसको टेंशन लेने की जरूरत आपको 1% भी नहीं। तो टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। एक सबसे बड़ी बात कि सर हम एग्जाम देने जाएं उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि राजस्थान यूनिवर्सिटी का पैटर्न के पेपर में हमारे कितने नंबर आ रहे हैं। कई बार क्या होता है, ये ऑनलाइन वाले सिस्टम बताता हूं भाई, ऑनलाइन में क्या होता है, स्टूडेंट कंफर्टेबल जोन में होता है, खुद को भगवान मान लेता है, यार अपन तो इतना पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इतना पढ़ रहे हैं, तो अपने से ज्यादा तो कोई पढ़ ही नहीं सकता। तो ये कंफर्टेबल जोन है ऑनलाइन। ऑफलाइन में क्या होगा, वो कहते हैं ना गांव में कहावत है, भाइयों के बीच में बैठ के देखना भाई कितना जोर है। तो जब ऑफलाइन में अपन बहुत सारे बच्चों के बीच में बैठते तब अपनी स्ट्रेंथ का, एक्चुअल स्ट्रेंथ का पता चलता है कि हाँ मैं कहां स्टैंड कर रहा हूं। घर पे तो अपन कंफर्टेबल जोन में रहते, खुद को भगवान मान लेते, अपने से बड़ा भगवान कौन है, अपने से बढ़िया कौन पढ़ रहा होगा। पर जब ऑफलाइन आते हैं तब अपन बच्चों के साथ कनेक्ट होते हैं, तब पता चलता है कि एक्चुअली में अपन कहां स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है ना, वो अंगूर खट्टे वाली सी बात हो जाती है फिर। ठीक है, तो ये है। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैच हैं, वो आपके एज योर विश है। मैं ज्यादा कहूंगा कि आप ऑफलाइन बैच को प्रेफरेंस दें, आप ऑफलाइन आए, आप कनेक्टिविटी बनाएं। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये बात इस बार मैंने इसको ऐड किया नया, कि आपको एक प्रॉब्लम काउंटर मिलेगा सुबह 7 से लेकर शाम को 5 बजे तक। आप सोच रहे हो कि सर हमारी घर पे तैयारी नहीं होती, हम घर चले जाते, कोई दिक्कत नहीं बेटा, 7 बजे जब आए ना यहां, शाम को 5 बजे ही निकलना। जो आपको फैकल्टी पढ़ा रही है वही प्रॉब्लम काउंटर पे बैठेगी,
आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप तुरंत कनेक्टिविटी वहां से बना सकते हैं। सुबह 7 से 5 बजे तक जब तक बैच चलेगा वो हम वहीं रहेंगे, ठीक है। तीनों की तीनों फैकल्टी वहीं रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है आप, ठीक है। तो ये थी मैन अपनी बैच इंफॉर्मेशन। बाकी आपको किसी भी प्रकार की कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो तो अपने सुंदर वाले नंबर जो हैं 7611981111 पे कॉल करें, कोई दूसरा नहीं उठाएगा, मैं ही उठाऊंगा, ठीक है। आप टेंशन ना लेना, मैं खुद ही उठाऊंगा। किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो बच्चे अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, आरयू एंट्रेंस के पर्टिकुलर आरयू एंट्रेंस का टेलीग्राम चैनल बने गए, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फिजिक्स बाय एम्पलीट्यूड क्लासेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन के नाम से। तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो सारी इसी टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिलेगी। क्लियर है? तो ये सारा सब कुछ इंफॉर्मेशन आपके सामने मैंने रखा। इसके बाद जब अपन ने पहले बैच चलाया था 2019 के अंदर, तब भी बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए थे, आप उनसे पता कर सकते हैं, आपको वहां पे मिल जाएंगे बहुत सारे बच्चे, ठीक है। ये सारे बच्चे यहाँ वही हैं आपके। उसके बाद आपका जो रिजल्ट 2018 का था आरयू का, उसमें भी पंकज है, जो मोनिका है, सुनील है, विकास है, राहुल है, ये सब बच्चे वहां पे थे। कुछ बच्चों ने आरयू छोड़ के फिर आईआईटी मंडी में भी हो गया था राहुल का, तो वो वहां चला गया था। उसके बाद 2020 था और ये जो 2021 था, इसमें क्या हुआ कि परसेंटेज बेस पे एडमिशन हुए थे। तो परसेंटेज बेस पे एडमिशन हुए तो मुझे इतना आइडिया नहीं कि किस बच्चे का सिलेक्शन हुआ, बट हाँ एक बच्चा मेरे से कांटेक्ट में था, वो अभी भी वहीं पे है, विकास कुमार, तो आप उससे संपर्क कर सकते हैं। ये हमारे जो जेम का बैच था उसके अंदर था, तो हमारे से टच में था, तो इसने बताया कि आरयू में हुआ और कल ही बताया था, इसलिए मैंने इसका फोटो यहाँ एड ऑन किया है, ठीक है। बाकी आपको किसी भी प्रकार की क्लास नोट्स, किसी भी प्रकार की डीपीपी, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम काउंटर, कोई दिक्कत नहीं है कि सारा सेपरेट बैच दूं, ठीक है। जितनी भी इंफॉर्मेशन लेनी है वो इस नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? डेमो क्लास आपको 3 जून को मिलेगी सुबह 7 बजे, अर्ली मॉर्निंग सुबह 7 बजे आपको डेमो क्लासेस मिल जाएगी। यूट्यूब पे चलेगी वो क्लास, आप आराम से वहां एनालिसिस कर सकते हैं कितना पढ़ाया जा रहा है और क्या पढ़ाया जा रहा है, ठीक। उसके साथ ही आपको डीपीपी मिलेगी, डीपीपी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, उसका सॉल्यूशन का वीडियो भी आपको एक दिन जस्ट बाद मिलेगा, वो भी आपको यूट्यूब पे ही मिलेगा। तो सारी डेमो क्लासेस क्या होंगी, यूट्यूब पे होंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद जो रेगुलर बैच होगा आपका, वो होगा 8 तारीख से, जो आपका ऑफलाइन एंड ऑनलाइन होगा, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी। अब अपन मिलते हैं 3 जून को पहली क्लास के साथ, ठीक है। और याद रखना मेरी वाली लास्ट वाली वो रन, डर भय गम जो भी है बस तेरे अंदर है, तेरे बनाए हुए पिंजरे से बाहर निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है। तो लास्ट वही लाइन, अपने जो डर और भय और इनसे जो बनाए हुए पिंजरे हैं उनसे बाहर निकल कर देखो, तुम भी एक सिकंदर हो, ठीक है। तो आज के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं 3 जून को फर्स्ट क्लास के साथ। पहली क्लास होगी वेव एंड ऑसिलेशन की, तो एक अच्छा रजिस्टर, अच्छा माइंड सेटअप तैयार करके रखें। सुबह 7 बजे मिलते हैं यूट्यूब पे लाइव। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।